थाईलैंड एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और एशिया में अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है। और इसकी जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही डाइवर्स है, जिसमें इसमें माउंटेन भी हैं, इसके पास फर्टाइल लैंड भी हैं जो चायो फ्राया नदी के आसपास में है। फिर पूर्वोत्तर में पठार है और दक्षिण में जो है बहुत लंबा सा कॉन्टिनेंट, ये प्रायद्वीपीय पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट। और इसकी जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी भी है, तो खूब बारिश भी होती है, बाढ़ भी आती है, सूखा भी पड़ता है। इसके बावजूद ये इतना पॉपुलर क्यों है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। जब हम इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं वो वैज्ञानिक रूप से, तो ये टेक्टोनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में, जो कि टिन, लिग्नाइट और चूना जैसे पत्थर जो है, काफ़ी ज़्यादा खनिज भंडार यहाँ पे हैं, खासकर जो इसका साउदर्न पेनिनसुलर पार्ट है। तो इसका जो बॉर्डर्स है, जो इसकी बाउंड्रीज है, उसको हम देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में है ये स्थित, और म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया जो है इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उसके बाद ईस्ट में थाईलैंड की खाड़ी है और दक्षिण में जो है वो अंडमान सी है, मतलब हमारे इंडिया से काफ़ी पास पड़ता है। जो उत्तरी थाईलैंड है उसमें पर्वतीय श्रृंखलाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे फी पेन रेंज है और घाटियां हैं जो इसको बहुत खूबसूरत बनाती हैं। फ्राया नदी जो है वो काफ़ी फर्टाइल लैंड जो है यहाँ पे क्रिएट करती है, और इस वजह से थाईलैंड में जो है मुख्य जो है व्यवसाय वो कृषि है। इसका जो पूर्वोत्तर पार्ट है, खोरात पठार, जो कि काफ़ी ड्राई है और मेकांग रिवर से यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है। जो साउदर्न थाईलैंड है, जैसा कि मैंने बताया, ये पेनिनसुलर पार्ट है और ये मलाय प्रायद्वीप का हिस्सा है, जो अपने द्वीपों, समुद्र तटों और डाइवर्स समुद्री जीवन के लिए, मरीन लाइफ के लिए जाना जाता है। और चायो फ्राया और मेकांग जो है वो पूरे थाईलैंड में सिंचाई और बाढ़ दोनों काम करते हैं। मतलब एक तो अच्छा काम है कि सिंचाई करती हैं और दूसरा आपदा भी लाती हैं। जलवायु जो कि यहाँ पे शुष्क और गीला दोनों मौसम है, तो उच्च तापमान भी है और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि कोस्टल लैंड्स ज़्यादा हैं। जो खनिज है वो टिन और जिप्सम और चूना पत्थर, एक काओलिन नाम का भी मिनरल मिलता है यहाँ पे, और नीलम बहुत ज़्यादा है और एंटीमनी काफ़ी ज़्यादा है। पूर्वोत्तर जो पठार है उसमें ज्वालामुखी भी है। तो एक तरह से देखिए तो इसकी ज्योग्राफी काफ़ी डाइवर्स है और भूकंप का जो है एक्टिव क्षेत्र है, टेक्टोनिक पार्ट में पड़ता है ये, जहाँ पे भूकंप जो है बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है और काफ़ी रेगुलर है। जो कोस्टल एरिया है इनका और कुछ जो नॉन कोस्टल एरिया जो रिवर बेसिन है, उसमें लिग्नाइट है और फ्यूल भी इनको मिल जाता है, पेट्रोलियम और ऑयल शेल्स भी हैं। और मानसूनी जलवायु की वजह से काफ़ी बारिश होती है और बाढ़ होता है। और जंगल जो है उसमें भी आग वगैरह लगती रहती है जब ड्राई मौसम होता है, पत्ते सूख जाते हैं। और चूँकि टूरिज़्म काफ़ी बढ़ रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो वनों की कटाई भी हुई है और खेती जो है काफ़ी एक्सपैंड हुई है। इसकी वजह से बाढ़ थोड़ा और ज़्यादा फ्लुएंट हो गया है। जब हम यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखें, भोजन और संस्कृति को, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, जिसमें पर्यटन जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसकी नेशनल सिंबल बन गई है। थाईलैंड जो है अपनी टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। मिक्स्ड इकनॉमी है यहाँ पे और न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं, और साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इकनॉमी है ये। इसमें प्रमुख जो आर्थिक क्षेत्र हैं वो मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो यहाँ की मेन इंडस्ट्रीज़ हैं। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में थाईलैंड बहुत अच्छी पोजीशन पे है, और चावल, रबर, फ्रूट्स और सब्जियाँ जो है वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। बल्कि चावल जो है इनको जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट बनाता है, और टूरिज़्म और सर्विसेज जो है वो मेन पिलर हैं इनकी अर्थव्यवस्था की, और थाईलैंड की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इसकी इन सारी चीज़ों की अच्छाई के बावजूद थाईलैंड में कुछ जो है वो चुनौतियां हैं। मतलब प्राकृतिक चुनौतियों के अलावा जो है व्यापारिक चुनाव है, जो तनाव है, और जो इनका बहुत ज़्यादा हाई रेट पे जो इन्होंने डोमेस्टिक डेब्ट लिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है, लोन्स, और इसके साथ साथ चाइना से जो है कंपटीशन चलता रहता है, वो एक जो है इनको चुनौती देता है। और इसकी वजह से इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है।
हम थाई फूड की बात करें, जो यहाँ के टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है और इस देश की सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि आपको अन्य देशों में भी, इवन इंडिया में भी थाई फूड जो है मिल जाएगा। तो ग्लोबली इसको बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि इनका स्वाद जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और इनके खुशबू जो है वो काफ़ी तीखी और सुगंधित है। तो मिर्च और लेमन ग्रास और कैलेंगल और कोकोनट मिल्क ये सब का प्रयोग करते हैं ये अपने खाने में, तो काफ़ी हेल्दी होता है और काफ़ी टेस्टी होता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है यहाँ का पैड थाई, जो नेशनल डिशेस में माना जाता है। इसके साथ साथ टॉम यम कुंग जो है और ग्रीन करी जो है वो भी इनका बहुत पॉपुलर है ग्लोबली। जो इन तमाम बातों को जानने के बाद हम रुक करते हैं डिप्लोमेसी की। थाईलैंड में जो ग्लोबल थाई जो अप्रोच है उसकी वजह से दुनिया में इन्होंने थाई रेस्टोरेंट्स को एक्सपैंड किया है और इसकी वजह से जो थाईलैंड का भोजन है वो एक सॉफ्ट पावर टूल बन गया है। कल्चर जो है, थाई कल्चर जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर है और वो थेरवाद और बौद्ध धर्म से गहराई से प्रभावित है, इसलिए 95% पॉपुलेशन जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए आपको मिलेंगे। यहाँ के लोग अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वाई जो है इनका प्रेयर है उसकी से लोग अभिवादन करते हैं और इस तरह से अपनी परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। इनकी कला और जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं वो टूरिस्ट को बहुत पॉपुलर करती हैं। जो थाई पॉप कल्चर है, स्पेशली बॉयज़ लव सीरीज़ और म्यूज़िक, इसने रिसेंटली जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की है और इसकी वजह से थाईलैंड एक प्रगतिशील और समावेशी समाज के रूप में अपनी छवि बना रहा है। ये एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसने कभी किसी यूरोपीय शक्तियों के अंदर अपने देश को नहीं रखा, कभी गुलाम नहीं बना और इसका राष्ट्रीय गौरव है ये। और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करती है। जो इसका जियोपॉलिटिक्स है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र और आसियान का एक संस्थापक सदस्य है और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी भी है। मतलब नाटो में ना होते हुए भी ये यूएसए के फुल सपोर्ट में रहते हैं। जो ग्लोबल टेंशन्स हैं जियोपॉलिटिकल, जैसे साउदर्न चाइना सी जो है और उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से थाईलैंड को थोड़ा सा चैलेंज फील होता है और इस वजह से थाईलैंड जो है इसको मैनेज करने के लिए ट्रेड के थ्रू जो है कोशिश करता है और अपनी व्यापार भागीदारों में विविधता लाकर अलग अलग कंट्रीज से व्यापार भागीदारिता क्रिएट करके ये चाइना के साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा थाईलैंड अपनी फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करने का काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करता है। थाईलैंड जो है अपने व्यापार घाटे और चाइना की जो अर्थव्यवस्था की स्लो ग्रोथ है उसके बीच में अपने आप को रणनीतिक रूप से बैलेंस करके एडजस्ट करके चल रहा है ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भी ये अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सके और बाकी देशों के साथ परस्पर सहभागिता मेंटेन कर सके। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।